लोकसभा से अभी सीधे तस्वीरें मिल रही हैं, उन्हीं पर हम इस वक्त फोकस करना चाहेंगे। तो स्पीकर पहुंच चुके हैं। श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, आप बैठ जाए। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, प्लीज माननीय सदस्य, प्लीज। धन्यवाद जी। ऑनरेबल आपको बोलने का। माननीय अध्यक्ष जी, मैं 2020 मैं बजट प्रस्तुत करने के लिए खड़ी हुई हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, इस बजट की तैयारी में ऐसी परिस्थितियों में तैयारी की गई है जैसा अभूतपूर्व परिस्थितियाँ थी, आपदाएं थी, जिसने प्रभावित किया हमारे देश को और हमारे क्षेत्र को। लेकिन जो हमने कोविड-19 में जो देखा 2020 में, जब मैं बजट प्रस्तुत कर रही हूँ 2020-21 का, हमने ये सोचा नहीं था कि जो आर्थिक व्यवस्था है वो उसमें इतनी अधिक मंदी होगी और अभूतपूर्व इस तरीके की घटना घटेगी। हम ये भी नहीं सोच पाए थे उस समय कि लोग जो दूसरे देश के लोग हैं उनको अपने सगे संबंधियों से वंचित होना पड़ेगा और उनके स्वास्थ्य संबंधी संकटों का मुकाबला करना पड़ेगा। और जो लॉकडाउन हुआ उसकी वजह से 48 घंटों में 3 सप्ताह का लॉकडाउन घोषित किया गया माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा। और उस दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की घोषणा की गई, जिसकी वजह से जो फूड ग्रेन खाद्यान्न है वो प्रस्तुत किए गए, वो दिए गए, बांटे गए और कुकिंग गैस दी गई। सीधे 400 करोड़ लोगों को, महिलाओं को, वृद्धों को, गरीब लोगों को जो है खाना बनाने की गैस, रसोई गैस दी गई। और सब्जियां, खाद्यान्न और जो सफाई कर्मचारी हैं, ड्राइवर हैं, रेलवे और जो यातायात के जो कर्मचारी हैं, बैंक के कर्मचारी हैं, बिजली के काम में लगे हुए हैं लोग हैं और फायरमैन हैं, और जो उन्होंने सभी ने एक सामान्य समय की तरह काम किया। और हम इसको मानते हैं और मैं सभी के तरफ से इस माननीय सदन में बोल रही हूँ, जब मैं अपना आभार व्यक्त कर रही हूँ महिलाएं और पुरुष वो अपना काम कर पाए और राष्ट्र को वो बुनियादी सुविधाएं जरूरतें उनकी पूरी करा पाए। अध्यक्ष जी, सार्वजनिक सभी माननीय सांसदों ने और विधायकों ने भी अपने वेतन से योगदान दिया। 2020-21 में सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की ताकि जो वसूली की जा सके, और हमने 2 और आत्मनिर्भर पैकेज की घोषणा की, 2 और 3, और उसका वित्तीय प्रभाव जो पड़ा है और जो तरीके लिए गए आरबीआई के द्वारा जो कदम उठाए गए वो 27.1 लाख करोड़ के हमने कदम उठाए। और जो हमारे सकल घरेलू उत्पाद का 30% था, और सरकार में होने के नाते हमने स्थिति की निगरानी की और उसके लिए हमने कदम उठाए। सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने संसाधनों की तरफ ध्यान दिया और जो समाज के गरीब वंचित लोग हैं, गरीब लोग हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, वृद्ध लोग हैं और जो प्रवासी मजदूर हैं, बच्चे हैं, उनके लिए हमने कदम उठाए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 3 उनके लिए पैकेज की घोषणा की गई और 5 छोटे बजट जो है उस तरीके से श्रृंखला में प्रस्तुत किए गए। आत्मनिर्भर पैकेज
उससे जो हमने अवसंरचना को सुधार करने के लिए हमने कदम उठाए और माइनिंग क्षेत्र में, खनन के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में सुधार किए गए और पब्लिक सेक्टर के PSU के क्षेत्र में एक राशन कार्ड और उत्पादन के संबंधी जो है हमने प्रोत्साहन के लिए कई नीतियां चलाई इस समय में। और आयकर का जायजा लिया गया, TVT और वित्तीय समावेशिता की तरफ भी हमने ध्यान दिया। आज भारत के पास 2 वैक्सीन उपलब्ध हैं और ये सिर्फ हमारे अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए नहीं है बल्कि कोविड-19 के लिए, बल्कि मूल 100 देशों से अधिक उनको भी इससे लाभ मिलेगा। और हम जल्दी हमें उम्मीद है कि 2 और वैक्सीन आ जाएंगी। प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की और हमारे वैज्ञानिकों का आभार व्यक्त किया। हम उनके आभारी हैं और जो प्रयास उन्होंने किए हैं। ये कहते हुए हमें याद है कि हमारा कोविड-19 के खिलाफ हमने संघर्ष किया और 2021 में भी हमारा संघर्ष जारी रहेगा। जैसा हुआ 2 विश्व युद्ध के बाद जैसी स्थिति हुई थी, विज्ञान ने राजनीतिक, आर्थिक और हम सामरिक संबंध जो है पोस्ट कोविड-19 में वो बदले हैं और ये इतिहास में इसे एक नए युग की शुरुआत हुई है। एक तो वो जिसमें हम बिल्कुल हम वायदों का एक हमारा देश है। हमने रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जो बात है कि जो हम प्रकाश महसूस करते हैं, प्रकाश देखते हैं और उदय हो रहा है, नया प्रभात, नया उजाला आ रहा है और अभी हम देख रहे हैं कि जो उदय हो रहा है लेकिन अभी थोड़ी उसमें कालिमा है। हम ये नहीं, हम जो क्रिकेट प्रेमी देश हैं और हमारे अभी हाल ही में क्रिकेट की टीम ने जो ऑस्ट्रेलिया पर विजय प्राप्त की है, इससे हमें याद पड़ता है कि सभी जो गुणवत्ताएं हैं हमारे अंदर, हमारे जो युवा हैं वो उन्होंने बहुत अधिक प्रगति की है और वो उन्होंने बहुत अच्छा अपना प्रदर्शन किया। ये दिखाता है कि भारत जो है में मृत्यु दर सबसे कम है 1000 और हमारे यहाँ जो कोविड-19 के जो मामले हैं वो भी 130 हैं प्रति मिलियन और ये सबसे कम है। और ये दर्शाता है कि अब हम आर्थिक स्थिति में भी हम मजबूत हो रहे हैं। ये पहला बजट है, इस नए दशक का ये पहला बजट है। ये डिजिटल बजट है और ये सभी आपके समर्थन से, सहयोग से हो पाया है। अभी तक सिर्फ 3 बार बजट इसमें दिखाया गया कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो उसमें प्रभावित हुई है और ये भारत के अनुरूप है। ये जो हमारी अर्थव्यवस्था में जो खिंचाव हुआ है वो इसलिए क्योंकि इस समय विश्व के स्तर पर आपदा आ गई थी और जैसे कई दूसरे देशों ने इस आपदा को झेला है। ये कहते हुए मैं पूरी तरह से विश्वस्त हूँ कि सरकार पूरी तरह तैयार है और हम समर्थन करने के तैयार हैं और हम अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से मजबूती प्रदान करने के लिए प्रयासरत हैं। इससे हम चाहते हैं कि और हम चाहते हैं कि समावेशिकता के साथ वृद्धि हो। 2021 में कई महत्वपूर्ण हम कदम उठाएंगे। मैं उनमें से कुछ का जिक्र करूंगी। ये 75वां वर्ष है आज़ादी का, 60 वर्ष हो चुके हैं भारत में, 50 वर्ष भारत पाकिस्तान का जो युद्ध था उसको 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं और हमारी स्वतंत्रता का भी 70वां वर्ष है। ब्रिक्स प्रेसिडेंसी भी हमें मिलेगी और चंद्रयान 3 मिशन और हरिद्वार में महाकुंभ जैसे जो है महत्वपूर्ण कार्यक्रम होंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बजट के बारे में बात करूं उससे पहले मैं बताना चाहूंगी कि कैसे हमने दूरियां बनाते हुए हमने इन चुनौतियों का सामना किया। हमारे जैसे देश में लोग समय पर आगे आए हैं और इससे हमें कई तरीके से हमें आघात पहुंचा है। मैं सम्मान में हर नागरिक को सम्मान करती हूँ जिन्होंने ये जिस तरह की चुनौती का सामना किया है
राजकोषीय और मानसिक रूप से हम स्वस्थ रहें। पाठ्यक्रम में मैं आत्मनिर्भर भारत का एक परिकल्पना है जिसको मैं प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आत्मनिर्भरता के ये नया विचार नहीं है। पुरातन भारत जो है आत्मनिर्भर रहा है और उसी तरीके से हमारे जो कारोबार का हम दूरी रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत एक व्याख्या है, 130 करोड़ लोगों की अभिव्यक्ति है जिनका पूरा विश्वास है। जो हम अंतर्राष्ट्रीय दलों के हम हिस्सा हैं, G20, ब्रिक्स का हम हिस्सा हैं और हम चाहते हैं कि अवसंरचना का विकास हो और अंतर्राष्ट्रीय जो सौर ऊर्जा है उसमें भी हम अपना योगदान दें। भारत ने इसमें अथक प्रयास किए हैं। जो प्रस्ताव आए हैं वो उससे हमें मजबूती मिलेगी और हमारा जो संकल्प है वो और मजबूत होगा और किसानों की आय दुगनी होगी, अवसंरचना जो है मजबूत होगी और भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। अच्छे और युवाओं को अच्छे अवसर मिलेंगे, शिक्षा सभी को मिल पाएगी, महिलाओं का सशक्तिकरण होगा और इसके साथ साथ विकास जो है वो समावेशिक होगा। इसके अतिरिक्त हम जो है 13 जो वायदे किए हैं उसको हम पूरा कर पाएंगे। बजट 2015-16 में जो वायदे किए थे हम उसको पूरा कर पाएंगे और उसको हम मूर्त रूप दे पाएंगे। अमृत महोत्सव 2022 का 75वां वर्ष होगा हमारी आज़ादी का 2022 में और उसमें आत्मनिर्भर भारत की गूंज को ही वो पूरा कर पाएंगे। और 6 स्तंभ हैं, स्वास्थ्य और वित्तीय पूंजी और अवसंरचना का विकास, समावेशिकता का विकास हो, भारत और मानवता जो संसाधन है उसको मजबूत करें और न्यूनतम अधिक कम लोगों के साथ शासन चला सकें। पहला जो स्तंभ है स्वास्थ्य और सबका कल्याण हो। आरंभ में ही मैं ये कहना चाहूंगी कि जो स्वास्थ्य और अवसंरचना के क्षेत्र में निवेश किया गया बजट में उसमें काफी अधिक बढ़ोतरी की गई है और इसको आप देख पाएंगे। संस्थान हमारा जो प्रतिबद्धताएं हैं हम समग्र रूप से इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे और हम 3 क्षेत्रों को मजबूती प्रदान करेंगे। क्यूरेटिव और हम चाहेंगे सबका कल्याण हो, सबकी तरफ ध्यान देंगे। जो हमारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं उसमें केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं हैं। आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना इसको शुरू किया जाएगा। इसमें 64,180 करोड़ रुपए का इसकी लागत से हम इस परिव्यय का आरंभ करेंगे। इसमें परिव्यय होगा और इससे हमारी क्षमता का विकास होगा। प्राथमिक और दूसरा जो हमारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो सुधरेंगी, उसको मजबूती मिलेगी और जो हमारे संस्थान हैं इस कार्य में लगे हुए नए संस्थान हैं वो भी इस पर ध्यान दे पाएंगे। वो नए और जो रोग हैं उभर रहे हैं उसकी तरफ वो ध्यान दे पाएंगे और इससे जो हमारा स्वास्थ्य मिशन है वो आगे बढ़ेगा। ये जो योजनाएं हैं 17,000 ग्रामीण और 11,000 शहरी क्षेत्रों में जो वेलनेस सेंटर हैं उस पर ध्यान दे पाएंगे और इसके लिए प्रयोगशालाएं शुरू की जाएंगी। 3,382 ब्लॉक यूनिट्स होंगी 11 राज्यों में और क्रिटिकल केयर अस्पताल होंगे ब्लॉक्स में 682 जिलों में और केंद्रीय संस्थान होंगे। इससे हमारे जो राष्ट्रीय केंद्र हैं वो होंगे 5 इसके क्षेत्रीय केंद्र होंगे और 20 इकाइयां होंगी। इससे एकीकृत जानकारी मिल पाएगी। इसके लिए पोर्टल होगा सभी राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में, ताकि हम सभी सार्वजनिक जो प्रयोगशालाएं हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनको जोड़ सकें। 17 नई पब्लिक हेल्थ यूनिट होंगी और इससे 33 जो मौजूदा पब्लिक हेल्थ यूनिट हैं उनको मजबूत कर पाएंगे, उनको सशक्त कर पाएंगे और 42 हवाई अड्डे होंगे, 11 सी पोर्ट्स होंगे और लैंड क्रॉसिंग होंगी और 15 हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर होंगे और 2 मोबाइल हॉस्पिटल होंगे और एक राष्ट्रीय संस्थान होंगे, केंद्रीय अनुसंधान प्लेटफॉर्म होंगे, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन साउथ ईस्ट एशिया क्षेत्र में, 9
बायो सेफ्टी लेवल के 3 प्रयोगशालाएं होंगी और 4 क्षेत्रीय राष्ट्र स्तर के संस्थान होंगे। न्यूट्रिशन पोषण के क्षेत्र में हम चाहते हैं कि हमारा जो पोषण है वो अच्छा हो और ये सभी को पौष्टिक भोजन मिले। इसके लिए हम सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशनल प्रोग्राम चलाएंगे, कार्यक्रम चलाएंगे, पोषण अभियान चलाएंगे और इसके लिए मिशन चलाएंगे, विजन, और इसमें जो हम रणनीति बनाएंगे, योजनाएं बनाएंगे ताकि इसका 112 एस्पिरेशनल जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें ये इसको कार्यक्रम को चलाया जाएगा और पानी की आपूर्ति सभी जगह हो। WHO ने बार-बार इस बात पर जोर दिया है कि स्वच्छ जल मिले, साफ सफाई हो, पर्यावरण साफ हो और ये 3 आवश्यक जरूरतें हैं हमारी ताकि हम सभी को जल जीवन मिशन उसकी शुरुआत की जाएगी। इसका उद्देश्य ये है कि सभी को जल आपूर्ति हो सके। 4300 जो से अधिक जो हमारी लोकल बॉडी है वहाँ पर जल मिल सके, पानी मिल सके और सभी जगह पानी पहुँच सके, पानी का कनेक्शन दिया जा सके और जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसको भी आगे बढ़ाएंगे और इसको 5 सालों में इसको लागू किया जाएगा। इसमें परिव्यय होगा 2,87,000 करोड़ का परिव्यय आएगा, इसमें खर्च आएगा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.